हाय हेलो एवरीवन। सो एक माइक्रो कैप बिजनेस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ईएफसी लिमिटेड कोवर्किंग स्पेस के अंदर ये कंपनी काम करती है, ऑपरेट करती है। एंड कोवर्किंग बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, काफी सॉलिड पेस पे ग्रो 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 हो रही है इंडस्ट्री। एंड हम बोल सकते हैं कि बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, जस्ट अभी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है और काफी सॉलिड ग्रोथ पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का। पहले हम समझेंगे कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं, एंड उसके बाद हम ईएफसी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। ये जो कोवर्किंग स्पेस अगर आप देखोगे तो इसमें कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। मतलब ये कंपनीज क्या करती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लीज पे लेती हैं एंड देन उसको आगे सब लीज करती है अपने टीनेंट्स को, क्लाइंट्स को, और वहां से इनको रेंटल इनकम आता है। ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कोवर्किंग कंपनीज का। अब इस पूरे बिजनेस में अगर आप देखोगे तो तीन मेन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला तो आपका ऑनर आ जाता है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑनर है। देन उसके बाद आपकी कोवर्किंग कंपनीज आ जाती है जो उस ऑनर से लीज पे लेती है। एंड तीसरे आपके टीनेंट्स आ जाते हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं, जो एंड कंज्यूमर है, जो कि कोवर्किंग कंपनीज के क्लाइंट्स हैं। ये तीन मेन पार्टीज आते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम ये जो कोवर्किंग कंपनी है, जो बीच की कंपनी है, इसको अगर हम एक्सक्लूड करें पिक्चर से एंड दो पार्टी को डिस्कस करें, पहला आपका प्रॉपर्टी ऑनर और दूसरा आपका एंड कंज्यूमर जो टीनेंट्स हैं। इन दोनों का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, पेन एरिया क्या है, बिकॉज वहीं से हमको मॉडल काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, उसका सबसे बड़ा हेडेक क्या है कि उसके पूरे स्पेस के अंदर अगर कल को उसको 8-10 क्लाइंटों को मैनेज करना है, तो सबसे बड़ा हेडेक हो गया कि उसको मार्केट में जाके वो 8-10 क्लाइंट ढूंढ के लाने पड़ेंगे। देन दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है कि क्लाइंट तो आ गए, अब आपको उनका डेली का मेंटेनेंस देखना है। मतलब किसी क्लाइंट के ऑफिस में कोई फर्नीचर का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का एसी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये डेली मेंटेनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है और वो जो ऑनर है उसको डेली लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ये दूसरा बड़ा चैलेंज आ गया। तीसरा बड़ा चैलेंज क्या है कि फॉर एग्जांपल उनके 10 क्लाइंट्स हैं उस कमर्शियल ऑफिस स्पेस के अंदर। उस 10 क्लाइंट में कल को 2 या 3 क्लाइंट छोड़ के जाते हैं, अपना ऑफिस वहां से बंद करते हैं, स्विच करते हैं। तो उस ऑनर के ऊपर एक और तीसरा बड़ा प्रेशर क्या आएगा कि उसको मार्केट में दोबारा से जाके वो जो स्पेस वेकेंट हुई है उसके लिए नए टीनेंट लेके आने पड़ेंगे, नए क्लाइंट लेके आने पड़ेंगे। तो ये तीन बड़े प्रॉब्लम्स हैं ऑनर के, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे। देन जो दूसरी पार्टी है, आपका जो एंड कंज्यूमर है, जो टीनेंट्स हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप बड़ी कंपनीज को देखोगे आज के टाइम पे, उनको स्पेसिफिकली कोविड के बाद ये रियलाइज हुआ है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है हमारे बिजनेस में, रेंटल कॉस्ट जो है, इसको हमें कस्टमाइज करना है, कम से कम करना है। बिकॉज कल को चल के अगर कोविड जैसा दोबारा इवेंट आता है तो एम्प्लॉयज तो हमारे वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन फिर भी हमें इतनी बड़ी कमर्शियल स्पेस का इतना हाई रेंट देना पड़ेगा, तो जो कि ऑब्वियसली कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये उनके लिए पेन पॉइंट हो गया, बिकॉज इतने बड़े कमर्शियल स्पेस में वो 10 सीटिंग या 20 सीटिंग तो ले नहीं सकते, उनको पूरा स्पेस लेना पड़ेगा। दूसरा अगर आप देखो तो पिछले 5-10 साल में इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, आपके फ्रीलांसर्स ग्रो कर रहे हैं, सोलोपर्न्योर्स ग्रो कर रहे हैं। इन इन सब के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कल को चल के अगर इनको भी कोई ऑफिस लेना है, क्लाइंट क्लाइंट इनके ऑफिस में विजिट करेंगे, एक पूरा प्रोफेशनल इनको एनवायरनमेंट शो करना है, तो उसके लिए इनको पूरा कमर्शियल स्पेस लेना पड़ता है जिसका रेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये पेन पॉइंट हो गया आपके क्लाइंट्स का, एंड कंज्यूमर्स का। एंड पहला पेन पॉइंट हमने डिस्कस किया कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऑनर का। अब ये जो कोवर्किंग कंपनीज हैं, इनको आप बेसिकली बोल सकते हो कि ये एक पूरा सॉल्यूशन पैकेज प्रोवाइड करती है इन दोनों पार्टीज को। मतलब जो ऑनर है उसका भी ये तीनों सॉल्यूशन इससे इससे इनकी वजह से सॉल्व हो जाते हैं। एंड ये जो आपके टीनेंट्स हैं, इनका भी ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कोवर्किंग कंपनी के आने से जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसका सबसे बड़ा हेडेक हट गया कि उसको 8-10 अलग अलग क्लाइंटों से डील नहीं करना है। उसका एक ही क्लाइंट है, वो कोवर्किंग कंपनी। उसको उसी से डील करना है। एंड आगे वो कोवर्किंग कंपनी उस पूरे ऑफिस स्पेस के अंदर आगे 10 लोगों को रेंट पे देती है या 50 या 100 लोगों को रेंट पे देती है, ये उसका हेडेक है। ऑनर के ऊपर से ये सबसे बड़ा प्रेशर हट गया। दूसरा चैलेंज क्या था कि उसको डे टू डे मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होना पड़ रहा था कि कहीं ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया। ये सारा हेडेक अब कोवर्किंग का है। वो कोवर्किंग कंपनी देखेगी कि उसके किस क्लाइंट के ऑफिस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चैलेंज आ रहा है, किसका चेयर खराब हुआ है, किसका पेंट्री का रेनोवेशन कराना है, किसका चाय कॉफी का प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारी चीजें जो है वो उस कोवर्किंग कंपनी को मैनेज करनी है। ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया ऑनर का। तीसरा एक और जो सुपर बेनिफिट मिल रहा है ऑनर को, एक तो वो जो आपका ऑफ कोर्स कोई अगर क्लाइंट छोड़ के भी जाता है तो वो हेडेक जो है वो आपका कोवर्किंग कंपनी का है
कि उसको कौन सा क्लाइंट लेकर के आना है, कौन सा क्लाइंट छोड़ करके गया। ऑनर को इससे कोई मतलब नहीं है, ऑनर को तो मंथली रेंट जो है वो कोवर्किंग कंपनी पे करेगी। लेकिन इसके साथ में एक चौथा बेनिफिट भी और मिल रहा है प्रॉपर्टी ऑनर को, कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू बहुत तेजी से अप्रिशिएट होगी। बिकॉज आप लॉजिकली सोचो, वो प्रॉपर्टी पहले वेकेंट पड़ी थी, आज के टाइम पे उस कोवर्किंग कंपनी की वजह से बड़े बड़े क्लाइंट्स का ऑफिस है उस प्रॉपर्टी के अंदर, एंड उन क्लाइंट्स के जो क्लाइंट्स हैं वो डेली बेसिस पे विजिट करते हैं उनके ऑफिस के अंदर, तो उनकी उस प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी बढ़ गई, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। एंड कल को अगर वो सेल करने जाएगा वो ऑनर उस प्रॉपर्टी को, तो डेफिनेटली एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज करेगा। बिकॉज इतना बड़ा बड़ा क्लाइंट जो है, इतना इतना हैवी मंथली रेंटल जो है वो उस सेलर को मिलेगा, सॉरी बायर को मिलेगा। तो ये चार बड़े बेनिफिट जो हैं वो एक कोवर्किंग के आने से प्रॉपर्टी ऑनर को मिलते हैं इस पूरे मॉडल के अंदर। दूसरे पार्टी का अगर हम समझें, जो टीनेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो आज के टाइम पे क्या प्रेफर कर रही है कि उनके अगर कुछ एम्प्लॉयज हैं जो डेली बेसिस पे ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हैं, तो उनके आसपास के एरिया में हमको एक ऐसा स्पेस मिल जाए 10-20 लोगों का, जहां पे हमारी टीम वहां से काम कर ले, एंड उनको हम मॉनिटर भी कर लें, एंड उनका भी अच्छे से कस्टमाइजेशन हो जाए। सो कोवर्किंग स्पेस सबसे पहला वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका। दूसरा क्या हो रहा है, जैसे स्टार्टअप्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, सोलोपर्न्योर्स हैं, इनको अगर ये कल को कोई बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो वहां तो ये नेगोशिएट कर ही नहीं सकते कि हमको 2-4 सीट के लिए आप कोई अवेलेबिलिटी दे दो, वो चीज तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन कोवर्किंग कंपनी में ये एक सीट से भी अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप है जिसके पास आज सिर्फ 2-4 लोगों की टीम है, एंड उसको आइडिया ही नहीं है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद मेरे बिजनेस का साइज कितना होने वाला है, तो वैसे स्टार्टअप्स के लिए ये कोवर्किंग स्पेस सबसे बेस्ट सिनेरियो है। बिकॉज वो यहाँ से 4 लोगों से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कल को अगर उनका बिजनेस अच्छे से स्केल अप होता है, तो उस 4 लोगों की टीम को वो 40 लोगों तक भी उस सेम ऑफिस में रह के आगे ग्रो कर सकते हैं। सो इतना बड़ा सॉल्यूशन जो है वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टीनेंट्स को। तो ये एक दोनों पार्टीज को एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल गया कोवर्किंग के बीच में आने से। तो ये पूरा मॉडल है। अब अगर आप यूएस में देखोगे, तो यूएस में तो बहुत एडवांस लेवल पे ऐसे ऐसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बिकॉज वहां पे कई ऐसी कोवर्किंग कंपनीज हैं जो स्पेसिफिकली मतलब नीश उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। जैसे कुछ कोवर्किंग कंपनीज हैं जो सिर्फ पेंटर्स के लिए, जो जो आपके पेंटर्स होते हैं वो वहां पे जाते हैं, अपना पूरा पेंटर्स की कम्युनिटी है, नेटवर्किंग वगैरह भी हो जाती है उनकी। कुछ ऐसे कोवर्किंग कंपनीज हैं जो सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए हैं, पॉडकास्टर्स के लिए हैं, उन्होंने सारा इक्विपमेंट वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है, कैमरा, माइक वगैरह सब कुछ। आपको बस जाना है, अपना वीडियो वगैरह शूट करना है, एंड आपको अपना जो भी आपका आर्ली चार्जेस है वो पे करना है। सो इतने एडवांस लेवल पे वहां पे ग्रो कर रहा है, और इंडिया में अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है ये इंडस्ट्री पूरा। मेनली टीयर 1 और मेट्रो सिटीज में आपको ज्यादातर ये कोवर्किंग कंपनीज दिखेगी, ज्यादा ग्रोथ यही है। सो यहाँ पे भी इनफैक्ट बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो अभी इस सेगमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत सॉलिड है इस इंडस्ट्री का। सो अब बात करते हैं ईएफसी कंपनी की, ईएफसी लिमिटेड की। तो ये जो ईएफसी लिमिटेड कंपनी है, इनका बोलना है कि हम वैसे तो मतलब कोवर्किंग मॉडल के अंदर हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम रियल स्टेट एज अ सर्विस, पूरा जो सर्विस होती है रियल स्टेट की, वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, सिर्फ ऑफिस मैनेज करने का काम नहीं करते हैं। तो इनके जो मॉडल्स हैं, 3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं इनके मॉडल में। सो वन बाय वन हम उन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का पहला काम वही है, कोवर्किंग वाला, जिसमें ये एक प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं, एंड आगे वो अपने क्लाइंट्स को रेंट पे देते हैं, तो मंथली रेंटल इनकम आता है इनको। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 7 सिटीज में कंपनी की प्रेजेंस है, 47,000 टोटल सिटिंग कैपेसिटीज है कंपनी के पास में, एंड ओवर एवरेज रेंट अगर आप देखोगे तो 6250 के आसपास है। सो ये पूरा मैट्रिक है इनका ऑफिस मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर। दूसरा, इन्होंने इस कंपनी ने काम क्या किया है, सो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमने पिछले 8-10 साल में ये जो ऑफिस मैनेज वाला बिजनेस जो हमने किया है, इसमें हमने एक बहुत अच्छी इंसाइट डेवलप करी है, एक बहुत अच्छा स्किल सेट डेवलप किया है। तो बेसिकली अपने ऑफिस का जो भी इंटीरियर वगैरह होता है, जो भी डिजाइनिंग वगैरह होती है, ये चीज ये इनकी टीम खुद से करती थी, इन हाउस करती थी, आउटसोर्सिंग नहीं करते थे। तो कंपनी कह रही है कि पिछले 8-10 साल में इस पर्टिकुलर एरिया में हमने एक बहुत अच्छी एक्सपर्टीज डेवलप करी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल सेट डेवलप किया, जिससे हमको रियलाइज हुआ कुछ साल पहले कि हम इस स्किल सेट को अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर। तो इन्होंने अपना दूसरा सेगमेंट स्टार्ट किया, जो कि आपका डिजाइन एंड बिल्ड का। अब ये डिजाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट में कंपनी क्या करती है, जो भी कमर्शियल ऑफिसेस हैं
उसमें जितना भी इंटीरियर डिजाइन होता है, मतलब आपका चेयर्स कहाँ पे होगी, वर्क स्टेशन कहाँ पे होगा, किस तरीके का पूरा वो एम्बियंस होगा, कैसा वहाँ पे इंटीरियर होगा, ये सारी चीजें डिजाइनिंग का, फिटिंग का ये कंपनी करती है, ईएफसी लिमिटेड करती है। तो ये इन्होंने खुद 8-10 साल पहले अपने बिजनेसेस के लिए किया, और अब कंपनी ने इसको आउटसोर्स कर दिया, मतलब बाहर के क्लाइंट्स को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका दूसरा सेगमेंट है। इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो ऑफिस स्पेस वाले बिजनेस में इनके ये रेड बुल है, आपका महिंद्रा फाइनेंस, ये सारे नए क्लाइंट्स अभी ऐड हुए हैं, एमवे वगैरह। देन ये इनका इंटीरियर वाला बिजनेस है। तो इसमें दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो इन्होंने कुछ टाइम पहले टीसीएस जो है उसका एक एक बड़ा डील, एक बड़ा ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और अभी रिसेंटली इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने कोफोर्ज जो आईटी कंपनी है उसका इन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया है। उनका इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कंपनी की मार्केट में क्रेडिबिलिटी काफी स्ट्रांग है इस सेगमेंट को लेकर भी। क्लाइंट जो है उनको उनको उनसे उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बिजनेस को। और अब अभी इन्होंने रिसेंटली तीसरा सेगमेंट भी स्टार्ट किया है, जो कि आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। सो ये एक डिजाइन करके कंपनी का इस सेगमेंट का नाम है। तो इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में मैनेजमेंट का बोलना है कि अगर आप हमारा पूरा मॉडल देखोगे, तो चाहे वो ऑफिस स्पेस का मॉडल हो या वो इंटीरियर डिजाइन का मॉडल हो, दोनों ही सेगमेंट में फर्नीचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है हमको। और अभी तक हम वो चीज आउटसोर्स करते थे। अब आउटसोर्स करने का डिसएडवांटेज हमको क्या होता था कि हमारा क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं है, हमारा प्राइसिंग पे कंट्रोल नहीं है, टर्न अराउंड टाइम पे कंट्रोल नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको कब डिलीवर होगा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक एक प्रोजेक्ट्स में काफी डिले हो जाता था अननेसेसरी। सो इसीलिए मैनेजमेंट एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर इन्होंने एंटर किया है। और ये फर्नीचर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे सितंबर से। ये कमर्शियलाइज हो गया है कंपनी का ये। इससे मैनेजमेंट बोल रही है कि ऑलमोस्ट 10 से 15% तक का हमारा कॉस्ट जो है, परचेज कॉस्ट जो है वो सेव होगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया। प्लस हमारा क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल होगा, प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी अच्छे से बढ़ेगी हमारे आने वाले टाइम में। प्लस मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि सिर्फ ये जो मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट है, ये सिर्फ इंटरनल बिजनेसेस को ही सर्व नहीं करेगा, बल्कि हम एक्सटर्नल क्लाइंट्स को भी टारगेट करेंगे इस बिजनेस के अंदर। तो ये इनका विजन है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस को लेकर के। इसीलिए ये कंपनी कह रही है कि हम एक यूनिक प्लेयर हैं इस पूरे कोवर्किंग स्पेस के अंदर। बिकॉज बाकी सारी कंपनीज अगर आप देखोगे, चाहे वो AWFIS हो, वी वर्क हो, बूटस्ट्रैप हो, ये सारी प्योरली कोवर्किंग स्पेस के अंदर है। लेकिन ये जो EFC लिमिटेड है, ये कोवर्किंग के साथ में ये तीनों सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एंड मैनेजमेंट बोलता है यही एक हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिससे हमारा कॉस्ट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। एंड इन दोनों सेगमेंट्स में हमने ओवर द इयर्स काफी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बिल्ड करी हुई है, जिसको रेप्लिकेट कर पाना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। इनका अगर हम रिजल्ट देखें कि Q1 में रिजल्ट कैसा आया था कंपनी का, तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास की सेल्स ग्रोथ करी थी कंपनी ने टॉप लाइन में। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 5 टाइम ग्रो हो गया था। 3 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो 16 करोड़ हो गया था इस साल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो नंबर्स तो काफी सॉलिड रिपोर्ट करे हैं इस कंपनी ने। नाउ अब हमको देखना है कि मैनेजमेंट का गाइडेंस कैसा है, आगे का कैसा आउटलुक है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, एंड ओवरऑल ऑर्डर्स की पाइपलाइन क्या है, किस सेगमेंट में कितना ग्रोथ मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है। अब स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट एक साल के अंदर डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन हमको यहाँ पे फोकस किस पे करना है कि आगे की डील कैसे लग रही है, आगे की अपॉर्चुनिटी कैसे लग रही है इसके स्टॉक के अंदर। तो कॉन कॉल अगर हम देखें इस कंपनी का, तो मैनेजमेंट स्टार्टिंग में वही एक आपको ब्रीफ दे रहा है कि किस तरीके का मॉडल है। 3 इनके मेन वर्टिकल्स हैं, जिसमें पहला आपका ऑफ कोर्स वही ऑफिस मैनेजमेंट वाला आ जाता है, कोवर्किंग वाला आ जाता है। दूसरा आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का है, एंड उसके साथ में डिजाइन एंड बिल्ड का इनका तीसरा डिवीजन है। 47,000 टोटल सीट्स हैं कंपनी के पास आज के टाइम पे। एंड इनका रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें, तो जो इनका रेंटल सेगमेंट है, जहां पे कंपनी ऑफिसेज वगैरह रेंट पे देती है, वो सेगमेंट 63% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में। और जो बाकी का 37% है वो इनके डिजाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट से आता है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है सितंबर में। आगे उसका रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। देन कंपनी कह रही है कि हमने एक बहुत सॉलिड सिनर्जी क्रिएट करी है अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। अगेन उसको रेप्लिकेट करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा किसी भी नए प्लेयर के लिए। इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने काफी सिग्निफिकेंटली एनहांस किया है अपनी कैपेसिटी को।
सो लास्ट क्वार्टर तक मतलब फोर्थ क्वार्टर तक इनका जो टोटल कैपेसिटी था वो 40,000 था। इस क्वार्टर में ये बढ़ करके 47,000 हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट 7,000 न्यू कैपेसिटी कंपनी ने ऐड करी है सिर्फ इस एक क्वार्टर के अंदर। तो यहां से हमको समझ आता है कि कितने सॉलिड एक्सपेंशन मोड के अंदर कंपनी अभी काम कर रही है। देन एक पुणे में इन्होंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करी है। तो बेसिकली अगर आप ये पूरा कोवर्किंग स्पेस देखोगे, इसमें इंडिया में मोस्टली सारी कंपनीज जो हैं वो आपका लीजिंग मॉडल पे ही काम करती है। मतलब वो प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे लेती है, कोई भी प्रॉपर्टी ऑन नहीं करता है। लेकिन ईएफसी लिमिटेड ने अभी पुणे में एक प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया है 80,000 स्क्वायर फीट का। एंड कंपनी कह रही है कि इसका पूरा ऑनरशिप वगैरह हमारे पास में आ गया आज के टाइम पे। एंड इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो 14.5 करोड़ के आसपास है। मतलब 14.5 करोड़ का रेवेन्यू इस प्रॉपर्टी से आ सकता है आने वाले टाइम में। देन डिजाइन एंड बिल्ड वाला जो डिवीजन है कंपनी का, उसमें कंपनी ने 75 करोड़ का ऑर्डर जो है वो इनको मिला है इस वाले डिवीजन से। एंड करेंटली कंपनी 100 करोड़ के डील के ऑर्डर के डील के साथ में एक नेगोशिएशन चल रहा है इनका। तो मतलब ऑर्डर की पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है और विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग लग रही है। प्लस बड़ा अचीवमेंट क्या हुआ कि इस क्वार्टर में इन्होंने कोफोर्ज के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का जो उनका इंटीरियर डिजाइन था वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है अगेन वही पॉइंट कि इससे पता चलता है कि हमारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। एंड बहुत इजीली हम बड़े बड़े स्केल को भी टाइमली डिलीवर कर सकते हैं। देन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह मिल गया है। पुणे में ही 3 एकड़ के आसपास का इनको ये फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं अपना। एंड 200 वर्कफोर्स रहेगा इनका वहां पे टोटल। और कंपनी कह रही है कि सितंबर से इसका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन एक इन्होंने एक्विजिशन भी करा है। सो बिग बॉक्स करके एक कंपनी है, वो भी कोवर्किंग कंपनी है, उसके अंदर इन्होंने 51% स्टेक लिया है। तो पुणे बेस्ड कंपनी है ये बिग बॉस भी। एंड इनके 3,000 के आसपास टोटल सीट्स हैं आज के टाइम पे पुणे में। बट ये कंपनी बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है एनसीआर के रीजन में और अहमदाबाद के रीजन में। तो ये एक इन्होंने एक्विजिशन किया है करंटली। देन ईएफसी लिमिटेड जो है, इन्होंने अभी रिसेंटली रीट भी लॉन्च किया है अपना एक, उसके लिए अप्लाई कर दिया है रीट के लिए। तो 499 करोड़ के आसपास का पूरा कॉर्पस रहेगा इस रीट का। देन कंपनी कह रही है कि ये जो फर्नीचर वाला जो बिजनेस है हमारा, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, ये सेल्फ सफिशिएंट होगा। वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा सिर्फ ईएफसी के बिजनेस के ऊपर, ये बाहर से आउटसोर्सिंग भी करेगा, बाहर के क्लाइंट्स को भी टारगेट करेगा। कंपनी कह रही है कि मेनली हमारा 2 सेगमेंट के ऊपर फोकस रहेगा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में। पहला तो है कमर्शियल स्पेस और दूसरा है आपका रेजिडेंशियल स्पेस। कमर्शियल में जैसे आपके चेयर्स वगैरह होते हैं, पूरा वर्क डेस्क होता है, तो वो उस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। और रेजिडेंशियल में जो आपके लूज फर्नीचर्स होते हैं, उनको कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। देन कंपनी का बोलना है कि इसमें वाइट लेबलिंग वाले अपॉर्चुनिटी को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो वाइट लेबलिंग करते हैं, तो उन बड़े बड़े ब्रांड्स को भी हम टारगेट करेंगे एज ए क्लाइंट बनाने का। एंड उसके साथ में हम बहुत सारे जो इंडिया में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी टारगेट करेंगे और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपॉइंट करेंगे। तो काफी सॉलिड एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का। सो वही कंपनी कह रही है कि ये सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस रहेगा, खुद से इसका काफी सॉलिड ग्रोथ रहेगा। एंड मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि सिर्फ ईएफसी वाले बिजनेस से ही अगर हम बात करें, तो ये जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर एंड में ऑलमोस्ट 50 से 75 करोड़ का टॉप लाइन रहेगा। और ये पूरा टॉप लाइन कंपनी सिर्फ ईएफसी बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रही है। तो कंपनी कह रही है कि वैसे तो हमने हायरिंग वगैरह भी करी है सेल्स पीपल की, वो उनका टारगेट भी है, सेल्स टारगेट मीट करना है उनको। वो लगातार मार्केट में जाके क्लाइंट से मिल रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो वाइड ब्रांड्स का एक्सप्लोर करते हैं, उनसे उनका मीटिंग चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से उनका मीटिंग चल रहा है। लेकिन और प्लस इसके साथ में कंपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी टारगेट कर रही है, लाइक होटल्स हो गया, कैफेज हो गया, वहां पे जो टेबल चेयर होता है उनको भी टारगेट कर रही है। तो कंपनी कह रहा है कि इन सारे चीजों को अगर हम एक्सक्लूड भी कर दें, मतलब हम ये अज्यूम करें कि यहां से हमें कोई बिजनेस नहीं आता है, फिर भी ईएफसी से ही इतना ऑर्डर पाइपलाइन में है कि 50 से 75 करोड़ का रेवेन्यू हम टारगेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। यार मैनेजमेंट बोल रहा है ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है हमारा। तो काफी सॉलिड गाइडेंस है इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस को लेकर के। देन कंपनी कह रही है कि इन्होंने एक्चुअली फोर्थ क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि इस साल FY25 के अंदर अपने टॉप लाइन को डबल करने का प्लान है इनका। मतलब 100% ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अपने टॉप लाइन में। तो मैनेजमेंट बोल रहा है बिल्कुल रेडी हैं हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए। हमारे सारे एफर्ट्स जो हैं वो उसी डायरेक्शन में है।
एंड जो भी आप हमारे एक्शंस देखोगे अभी रिसेंट टाइम में, जो हमने एक्विजिशन किया है या प्रॉपर्टी एक्विजिशन जो हमने किया है, कंपनी एक्विजिशन जो हमने किया है, ये एग्रेसिवली उसी उसी टारगेट को अचीव करने के लिए है। तो हम कॉन्फिडेंट है कि वो जो गाइडेंस है उसको हम अचीव कर लेंगे। तो गाइडेंस बहुत सॉलिड दिया है कंपनी ने। देन कंपनी का कहना है कि जो इन्होंने लैंड एक्वायर किया है पुणे में, तो उसके पीछे का बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या है। सो कंपनी कह रही है कि हम ऑफ कोर्स लीजिंग मॉडल पे ही हम काम करेंगे, लेकिन हमने एक चीज रियलाइज करी है कि अगर हमको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो बहुत लो प्राइस के ऊपर है, तो क्या हम वहां पे उसका रेंटल कॉस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं ईएमआई कॉस्ट से। मतलब इसका क्या हुआ कि आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है और वहां पे आप ऑनर को मंथली बेसिस पे रेंट दे रहे हो। तो कंपनी कह रही है कि अगर वो प्रॉपर्टी का प्राइस सस्ता है, लो है, तो हम उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने को देख रहे हैं, बिकॉज फिर उसका जो ईएमआई कॉस्ट रहेगा और जो रेंटल कॉस्ट हम पे करते अगर हम उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते, तो उन दोनों के बीच में गैप बहुत कम हो जाता है। तो हम प्रेफर करें कि हम ईएमआई पे कर दें बेशक उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करके, एंड कुछ टाइम के बाद वो एक एसेट भी हमारे बिजनेस में ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है। लेकिन इनका बोलना है कि हम ऐसा मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली हर एक प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करेंगे। वो डील्स हम देखेंगे, जहां पे हमें वो डील अच्छी दिखेगी, प्रॉपर्टी बहुत सस्ती होगी, तब हम उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे। बिकॉज इससे एक ये भी एडवांटेज होता है कि 4 साल 5 साल बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा हमारा ऑनर के साथ में, तो हमें ऑनर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि क्या वो ऑनर दोबारा से रिन्यू करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट को। अगर हमने प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया तो वो पूरा प्रॉपर्टी हमारे हाथ में है, वो उसका कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में आ जाएगा। सो उस तरीके से कंपनी प्लान कर रही है। देन रीट जो इन्होंने लॉन्च किया है उसके उसके लिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि बेसिकली ये एक विन विन प्रोपोजिशन होगा इन्वेस्टर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। बिकॉज इन्वेस्टर अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो उसका यील्ड बहुत कम होगा, लेकिन वो अगर हमारे रीट में इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका उसका जो है यील्ड काफी हायर रहेगा। प्लस इस रीट की वजह से हमें एक्विजिशन एसेट एक्विजिशन करने में भी काफी इजी हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल की अवेलेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। तो ये हम दोनों के लिए एक विन विन प्रोपोजिशन हो जाएगा रीट के थ्रू। इसका इन्होंने अप्लाई कर दिया है एंड कंपनी कह रही है कि सितंबर तक एक्सपेक्टेड है कि इसका अप्रूवल जो है वो आ जाएगा। देन कंपनी कह रही है कि 75 करोड़ का जो इनको ऑर्डर मिला है डिजाइन एंड बिल्ड वाले डिवीजन में, तो ये कोफोर्स वाले डील को एक्सक्लूड करके है, बिकॉज कोफोर्स का डील इन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है सेकंड क्वार्टर में। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि यूजली जो हमको एक डील मिलता है, एक ऑर्डर मिलता है, तो वो 2 क्वार्टर में हम पूरा कंप्लीट करते हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के पूरा जो फिनिशिंग होती है उसमें 2 क्वार्टर का टाइम लगता है। मैनेज ऑफिस में कंपनी कह रही है कि टोटल 9 सिटीज हैं इंडिया में जहां पे बहुत सॉलिड ग्रोथ चल रही है, जिसमें आपका ऑफ कोर्स पुणे आ जाता है, एनसीआर रीजन आता है, सदर्न स्टेट्स में आपका बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई है, वेस्टर्न रीजन में गुजरात में अहमदाबाद है, देन महाराष्ट्र में आपका बॉम्बे है, पुणे है, एंड ईस्टर्न रीजन में आपका कोलकाता है। तो कंपनी कह रही है कि ये 9 सिटीज हैं जहां पे काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है कोवर्किंग स्पेस के अंदर, एंड हमारा भी फोकस आज के टाइम पे इन्हीं 9 सिटीज के ऊपर है। हाँ, कुछ ऐसी टीयर 2 सिटीज हैं जहां पे कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड वहां पे क्लाइंट्स ने भी शिफ्ट करना स्टार्ट किया, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। जैसे इंदौर है आपका, कोयम्बटोर है, चंडीगढ़ है। तो ये कुछ 3-4 सिटीज है जहां पे ट्रैक्शन अच्छा मिल रहा है आज के टाइम पे। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है अगर फोकस की बात करें तो हमारा मेन फोकस जो है वो इन्हीं 9 सिटीज के ऊपर है। नियर टर्म में हमको लगता है कि मेजरली जो ग्रोथ आएगी वो इन्हीं 9 सिटीज से आएगी आज के आने वाले टाइम में। देन जो एक्विजिशन इन्होंने किया है बिग बॉक्स का, तो ये कंपनी मंथली बेसिस पे 2 करोड़ का रेवेन्यू करती है आज के टाइम पे, मतलब एनुअली 24 करोड़ के आसपास हो गया। और पुणे में ही इनके पास 28 से 2900 के आसपास टोटल सीट्स हैं। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि जब से हमने इस कंपनी को एक्वायर किया है तब से इन्होंने 2000 सीट्स और ऐड कर दी हैं, और ये काफी सॉलिड पेस पे ग्रो कर रहे हैं, और इनका एक्सपेंशन का प्लान है एनसीआर, अहमदाबाद वगैरह के रीजन में भी। तो एक काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट लगा हमको, इसीलिए हमने 51% का स्टेक इसमें एक्वायर किया है। देन कंपनी ने आगे का आउटलुक भी शेयर किया अगले 3-4 साल का। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि जिस तरीके की इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, इकोनॉमी इतना अच्छा कर रहा है, तो हमको लगता है कि अगले 3 साल के अंदर 30,000 से 40,000 सीट्स हम और ऐड कर सकते हैं एनुअली अपने बिजनेस के अंदर। सो इतनी कैपेसिटी हमको लगती है, बिकॉज ऑफिस स्पेस बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगेन वही इकोनॉमी काफी सॉलिड पेस पे ग्रो कर रही है, नई नई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज निकल करके आ रही हैं, स्टार्टअप कल्चर इवॉल्व हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है हमको। तो अगला 3 साल हम कॉन्फिडेंट है कि 30-40,000 सीट हम और ऐड कर सकते हैं और उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। रेंटल कॉस्ट जो है वो काफी रीजनेबल है कंपनी का। कंपनी कह रही है कि हम हर एक तरीके के प्लेयर को केटर करते हैं,
सो 6500 से लेकर के 8000 के बीच में इनका पर सीट रेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, किस तरीके का फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। देन जो दूसरा डिवीजन है इनका डीएनबी डिवीजन, इसमें कंपनी कह रही है कि इसमें भी बहुत सॉलिड हमको ग्रोथ दिख रहा है। हमको कोई और इंडिया में इतना बड़ा प्लेयर, ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं दिखता जो पैन इंडिया लेवल पे जो प्रेजेंट हो एंड इतने बड़े बड़े डील्स को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी हो जिसके पास में। तो कंपनी कह रही है कि इसमें लास्ट ईयर हमारा जितना भी रेवेन्यू था, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस साल उसको हम डबल करेंगे। तो इस वाले सेगमेंट में भी रेवेन्यू डबल करने का टारगेट कर रहा है कंपनी। देन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में कंपनी कह रही है कि अगेन ये भी एक बहुत यूनिक सिनर्जी हमने डेवलप करी है। हमारी अच्छी एक्सपर्टीज है, अच्छा एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट को लेकर के। तो 50 से 75 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है इनका इस फाइनेंशियल ईयर का। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले 3 साल के अंदर हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि 300 करोड़ से ज्यादा का टॉप लाइन हमारा सिर्फ इसी बिजनेस से आएगा। अगर आप FY24 में देखोगे तो इनका एनुअल रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 410 करोड़ के आसपास था। मैनेजमेंट बोल रहा है कि 3 साल बाद 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ हमारे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग से आ जाएगा। सो इतना सॉलिड ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है अपने तीनों सेगमेंट से आने वाले टाइम में। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन पे अगेन कंपनी कह रही है कि अगले कुछ सालों तक, एटलीस्ट 2 से 3 सालों तक इन्हीं 7 सिटीज के अंदर हमारा फोकस रहेगा जिनमें आज हमारी प्रेजेंस है। मतलब साइड बाय साइड हम मॉनिटर कर रहे हैं जो टीयर 2 में जो डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन मेजर फोकस हमारा इन्हीं 7 सिटीज के अंदर रहेगा। अगर इन केस क्लाइंट हमारा वहां पे शिफ्ट होना चाहता है तब ऑफ कोर्स हम उसको हेल्प करेंगे वहां पे इंफ्रा वगैरह सेटअप करने में, लेकिन हमारा अगले 2-3 साल तक तो मेजर फोकस इन्हीं 7-9 सिटीज के ऊपर रहेगा। देन कंपनी कह रही है कि अभी कोई मतलब एक्विजिशन डील ये इतना एग्रेसिवली नहीं देख रहे हैं, बिकॉज अगर कोई अच्छा डील मिलेगा तभी ये इसको जाते हैं, अदरवाइज इनका बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह इफेक्ट हो सकता है उससे। देन कंपनी कह रही है कि हमें कोई नॉलेज में नहीं है कि कोई और ऐसा प्लेयर है इंडस्ट्री में जो इस तरीके का बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, बिकॉज ये काफी यूनिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। हमने ऐसा तो देखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू सर्विस इंडस्ट्री में एंटर करती है, लेकिन ये काफी यूनिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि एक सर्विस कंपनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर एंटर कर रही है। तो कंपनी कह रही है कि हमें नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई और प्लेयर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहा है या कर चुका है पास्ट में। बिकॉज कंपनी का कहना है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको आइडिया आ गया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाऊं सर्विस से, और आपके पास कैपिटल है एंड आपने जस्ट उसको एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है। एंड आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे केस में सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज क्या है कि जो हमारी टीम है उनको पास्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। स्पेसिफिकली जो प्रोमोटर्स हैं उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, वो उसको अच्छे से समझते हैं। एंड हमारे पास एक राइट मिक्स है टीम का, हमारे टीम को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन सारे सेगमेंट्स का। तो इन सारी चीजों ने फेवर किया है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमने इस सेगमेंट के अंदर एंटर किया एंड आगे हम बहुत कॉन्फिडेंट है इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। सो किसी और के लिए इसको रेप्लीकेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। देन कंपनी कह रही है अगेन वही गाइडेंस हमारा उसको मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट हमारा वही है कि जो टॉप लाइन है उसको हम डबल करें FY25 के अंदर। देन मार्जिन पे कंपनी कह रही है कि यूजली 40% के आसपास का मार्जिन हमारे फर्नीचर बिजनेस से आएगा, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आएगा। ऑफकोर्स को अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज आपका पहला 6 महीना तो चला ही गया इस फाइनेंशियल ईयर का। अगला 3 महीना आपको थोड़ा सा ट्रायल एरर वाला जाएगा, मशीन के साथ आप थोड़ा सा अपना कन्वीनियंस बिठाओगे। देन उसके बाद अगला 3 महीने, अगले 6 महीने में कंपनी टारगेट कर रहा है कि मार्जिन इंप्रूव होना हमारा ओवरऑल स्टार्ट होगा। इसके बाद कंपनी का कहना है कि कंपटीशन वाइज अगर हम देखें, ऑफ कोर्स इस सेक्टर में आप बोल सकते हो कि ग्रोथ बहुत अच्छी है और मार्केट बिल्कुल ओपन है। तो कोई एंट्री बैरियर मतलब एज सच नहीं है, कोई भी प्लेयर कल को चल के एंट्री कर सकता है इस सेक्टर के अंदर। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है इस सेक्टर के अंदर। मतलब अगर आप लॉजिकली सोचो तो वैसे तो किसी के भी पास में कैपिटल है और ग्रोथ अच्छी है इस इंडस्ट्री के अंदर तो कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। मतलब आप इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हो एक इक्विटी इन्वेस्टर से। जो भी ये कोवर्किंग कंपनी है इनको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहला क्या हो गया, इनको ये देखना है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी टीनेंट्स हैं, वो सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अगर 10 क्लाइंट है तो उस 10 क्लाइंट में से 8 क्लाइंट मेरे आईटी सेक्टर से हैं, क्योंकि कल को चल के अगर आईटी सेक्टर खराब करने लग गया तब तो ऑफकोर्स वो उन क्लाइंटों को क्या है, उनको तो 10-20 उन्होंने सीटिंग स्पेस लिया है,
वो अपना छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत बड़ा रेंटल आना बिल्कुल एकदम से बंद हो जाएगा अगर आईटी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला चीज तो मुझे ये मैनेज करना है। दूसरा चीज जो मुझे मैनेज करना है कि मैंने जो मेरा ऑनर है, प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, उससे तो ये प्रॉपर्टी मैंने अगले 5-7 साल के लिए लिया हुआ है। लेकिन जो मैं आगे रेंट पे दे रहा हूँ अपने क्लाइंटों को, वो किसी को 2 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस टर्म्स में एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। तो इसको मुझे अच्छे से मैनेज करना है, बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना है। इसके साथ में एक और चीज क्या देखना है कि मुझे पहले से पता है कि अगले 2-3 साल में किस क्लाइंट का टेन्योर कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे पहले से प्रिपेयर रहना है कि वो जो स्पेस वेकेंट होगा उसके अगेंस्ट में मैं किस किस पर्टिकुलर सेक्टर के क्लाइंट को लेकर के आऊंगा। सो ये भी बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। एंड मुझे हर एक क्लाइंट को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो स्टार्टअप्स हैं। बिकॉज कोवर्किंग में मेनली अगर आप इनके क्लाइंट्स देखोगे तो फ्रीलांसर्स होते हैं, सोलोप्रेन्योर्स होते हैं एंड स्टार्टअप्स होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती है, बट मेन जो इनका क्लाइंट आता है, क्लाइंट बेस होता है, वो स्टार्टअप्स वगैरह छोटी छोटी कंपनी से ही आता है। तो इनको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि मेरे जितने भी ये छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं, इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। जो ऑनर है उस पर्टिकुलर छोटे से बिजनेस का, उसका मोटिवेशन लेवल कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि 3-6 महीने बाद ही उसका बिजनेस आया नहीं और वो छोड़ करके चला गया। सो ये सारी चीजें एक्टिवली ट्रैक करनी पड़ती है कोवर्किंग कंपनी को, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इक्विटी इन्वेस्टर को करना पड़ता है। उसको अपना पोर्टफोलियो देखना है, रिजल्ट ट्रैक करना है, मैनेजमेंट का गाइडेंस देखना है, बाकी अपॉर्चुनिटीज को लगातार एक्सप्लोर करना है एंड अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस करना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर में पूरा एलोकेशन ले लिया। तो वैसा ही बिल्कुल काम है कोवर्किंग कंपनी का भी। तो देखने में तो आपको लगेगा कि कोई भी कल को एक नया प्लेयर आ सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन डीपली अगर हम समझे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैनेज करने पड़ते हैं। मतलब ऐसे देख करके तो लगेगा कि बहुत क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। लेकिन मतलब इस इन बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना, ये बहुत क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए इसके लिए। एंड वहीं पे डिसाइड होता है कि कौन सा मैनेजमेंट कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो वही कंपनी कह रहा है कि हमारे पास ये इन चीजों को मैनेज करने का 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, हमने गलती कर करके सीखा है। सो ऐसा नहीं कि कल को कोई भी नया प्लेयर आएगा और वो एकदम से अगले 2-3 साल में इस लेवल की एफिशिएंसी अचीव कर लेगा। उसको बहुत टाइम लगेगा इस लेवल तक पहुंचने में। प्लस दूसरा पॉइंट ये भी है कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब किसी का 1-2 स्टोर है आज के टाइम पे, 1-2 ऑफिस हैं। सो अभी तो वो स्केल अप मोड में ही है। एंड ईएफसी लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो उन्होंने प्रॉफिटेबली ग्रो किया है लगातार। बहुत सारी कंपनीज इस इंडस्ट्री में जो लॉस मेकिंग है। तो वही मैनेजमेंट बोल रहा है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए, बहुत ज्यादा क्रिटिकल एफर्ट चाहिए आपका, जो कि इतना इतना इजीली रेप्लीकेबल नहीं है। तो देखने में तो दूर से लगेगा कि एंट्री बैरियर नहीं है, बट डीपली अगर हम समझे तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा किसी भी नए प्लेयर को इसमें सक्सेसफुल होने के लिए। देन कंपनी कह रहा है कि सीट्स हमारे बड़े हैं क्वार्टर में क्वार्टर। मतलब लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखोगे तो ऑलमोस्ट 7,000 नए सीट कंपनी ने ऐड किए हैं, लेकिन इनका रेंटल इनकम उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा है। तो उसके लिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि सीट तो बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीट बढ़ने के साथ एकदम से वो ऑक्यूपाइड हो गया। उसको ऑक्यूपेंसी आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर आप फुल ईयर बेसिस पे देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि ओवरऑल हमने कितने सीट्स ऐड किए हैं एंड उसके अगेंस्ट में कितना रेंटल इनकम बढ़ा है हमारा। तो ये पूरा कॉन कॉल एनालिसिस था ईएफसी लिमिटेड का। मतलब मॉडल तो काफी अच्छा है, इंडस्ट्री भी हमने समझी कि काफी सॉलिड ग्रोथ स्कोप है इस पूरी इंडस्ट्री का। पूरा इंडस्ट्री आई थिंक 20-25% के पेस पे ग्रो कर रहा है और आने वाले काफी सालों तक इस पेस पे इस ग्रोथ रेट को मेंटेन रखने का एक्सपेक्टेशन है। एंड अगर हम ईएफसी लिमिटेड की बात करें तो बहुत सॉलिड गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। डबल करने का टारगेट है इनका टॉप लाइन का। और अगर आप बॉटम लाइन देखो तो 62-63 करोड़ का प्रॉफिट था इनका FY24 के अंदर। Q1 में ऑलरेडी 16 करोड़ का पैट कंपनी ने अचीव कर लिया। तो मतलब बहुत सॉलिड डायरेक्शन में मैनेजमेंट आगे काम कर रहा है। अब इनका अगर आप स्टॉक का पीई मल्टीपल देखोगे तो 35-36 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस भी लेते हैं एंड ईपीएस जो इनका FY24 में 11, 11.5, 12 के आसपास था, अगर हम डबल, मतलब वैसे तो मैनेजमेंट कह रहे हैं कि डबल हो जाएगा, बट अगर हम डबल ना लेकर के थोड़ा सा कम का कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले एंड ऑलमोस्ट अगर 22 के आसपास का भी ईपीएस होता है इनका FY25 का, तो इनका अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखोगे तो ऑलमोस्ट 22-23 के आसपास आता है। सो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव डील लगती है। अब उस पर डिपेंड यही करता है कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है आने वाले क्वार्टर्स में। तो ट्रैकिंग अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो बिजनेसेस हैं ये बहुत छोटे बिजनेसेस हैं। अभी इन्होंने मॉडल स्टार्ट किया है, आगे स्केल अप करना स्टार्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है उसमें अच्छा ऑर्डर पाइपलाइन नहीं आया
एंड मैनेजमेंट तो कह रहा है कि 50 करोड़ 75 करोड़ कंजर्वेटिव है, इससे भी ज्यादा हम अचीव करेंगे FY25 में। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया और इनको अच्छा ऑर्डर पाइपलाइन नहीं मिला, तब तो ऑफकोर्स ये जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, इसको अचीव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगा, बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा इनको। तो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर इनका ट्रैकिंग एग्जीक्यूशन अच्छा रहा, मैनेजमेंट जैसा कह रहा है वैसा इन्होंने एग्जीक्यूट किया, तो मतलब स्टॉक का अपसाइड बहुत ज्यादा हाई लगता है। क्योंकि मतलब पैट ग्रोथ अगर आप देखो या सेल्स का ग्रोथ देखो, मार्जिन्स देखो, बहुत सॉलिड है कंपनी के। और अगर वो डबल हुआ तो पीई मल्टीपल जो है वो फॉरवर्ड 22-23 के आसपास है। डेफिनेटली एक सॉलिड री रेटिंग का चांस बनता है इसके स्टॉक का। तो ट्रैकिंग करते रहेंगे। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसे बिजनेसेस में पर्सनली मेरा कैसा स्ट्रेटेजी रहता है कि बिकॉज अभी मैं ज्यादा कन्वीनियंट नहीं हूं उनके मॉडल के साथ में, इनके इनके एग्जीक्यूशन के साथ में। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अभी तक टेस्ट नहीं करी है मैंने इनके मैनेजमेंट की। सो पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा कि एक छोटा सा एलोकेशन लेके ऐसे बिजनेसेस में ट्रैक करना स्टार्ट करें। एंड जैसे जैसे इनका एग्जीक्यूशन बिल्कुल गाइडेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, वैसे वैसे मेरा कैपिटल बढ़ना शुरू होगा। बिकॉज मुझे पता है कि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है एंड री रेटिंग इसकी कंटिन्यू रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में। सो इवन दो अगर मैं ऐसे बिजनेसेस को 30% अपसाइड पे भी बाय करता हूं ऐसे स्टॉक्स को, तब भी मुझे पता है कि जिस तरीके का एग्जीक्यूशन ये करने वाले हैं, तो स्टॉक का अपसाइड वहां से भी बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। सो ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस रहता है, अगले क्वार्टर में कैसा इनका रिजल्ट आता है। बट ऑफकोर्स एक सॉलिड री रेटिंग का चांस है। आगे देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।